वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। और मेरे साथ हैं आरेंद्र बड़गोती, ग्राम सरकड़ा है, ब्लॉक बिलारी, जनपद मुरादाबाद। मैं काशीपुर में आई हुई थी, तो आई थॉट कि मैं यहाँ इनके फार्म में विजिट करूँ। मैंने गांव जंक्शन में आरेंद्र जी का इंटरव्यू देखा था और पता चला था कि ये सहज खेती करते हैं। सो आई वॉज वेरी इंस्पायर। तो आज मैं इनका पूरा सेटअप देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ और उनसे इंस्पायर होने आए हैं। आइए इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इनका जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, ठीक है जी? बताइए आपकी एकदम शुरुआती जर्नी कैसे रही थी? आपने कब, कितने साल पहले शुरू किया और उससे पहले आप नॉर्मल खेती करते थे, तो अपना थोड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ वो बताइए। 2016 से हमने ये नेचुरल फार्मिंग शुरू की। उससे पहले जिस तरह से सभी लोग खेती कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से जो चला आ रहा था वही चल रहा था। अब कई सालों से कृषि विभाग से जुड़े हुए थे, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए थे हम। वहाँ पर तमाम गोष्ठियों में ये बताया जाता था। उस समय ऑर्गेनिक खेती की बातें बहुत हो रही थी और पालेकर जी के भी काफ़ी कार्यक्रम हो रहे थे नेचुरल फार्मिंग को लेकर। तो वहाँ पर जब अधिकारियों के हम संपर्क में थे, कुछ नया करना चाहते थे, तो उस समय पर एक बहुत चर्चित मामला हुआ कि पंजाब से बीकानेर के लिए ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। अच्छा। उस अखबारों में उन चीज़ों को पढ़ा तो दिमाग में यह है कि ये तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो क्यों ना जिस तरह से सरकार बोल रही है लगातार, उसी पैटर्न को अपनाया जाए। पालेकर जी भी बोलते थे कि भाई केमिकल छोड़ो, नेचुरल फार्मिंग करो, गौ आधारित खेती करो, अपना जो भी इनपुट है वो इनपुट आप अपने फार्म पर तैयार कीजिए, देसी बीजों का संरक्षण कीजिए। तो वहीं से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई निकल कर। तो ऐसे कोई घर में कोई ऐसा केस नहीं था कि कोई किसी को कैंसर हो गया या कुछ ऐसा नहीं था? वो बस वो न्यूज़ ने आपको हिलाया थोड़ा सा? न्यूज़ ने हिलाया और 2015-16 के आसपास हमारी माताजी के लीवर में प्रॉब्लम हुई। अच्छा। उसकी वजह से जब अब सारी चीज़ें आई सामने कि ये सारी जो जितनी डिजीज आ रही हैं, इसका मूल चीज़ जो है वो केमिकल है। हाँ, ये जो तो खाना हम खाते हैं, हाँ, इसको हटाना है यहाँ से। ये एक तरह से स्लो पॉइजनिंग है जो हम दे रहे हैं अपने आप को भी और अपने आसपास। हाँ, अब तो इतना हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी जानता है कि जो हम केमिकल खा रहे हैं, जो खेत से निकल कर केमिकल आ रहा है, अब वो किसान की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मजबूरी है उसकी कि जो सीड बाहर से आ रहे हैं, जो उसके होते थे अपने देसी बीज, तो भूल ही गया, हो गए। तो अगर इसी तरह से चलता रहता तो किसान सबको छोड़ जाता, बाजार आधारित हो गया था किसान। आज हम जैसे लोग आगे आए हैं, हम लोगों ने ट्रेंड चेंज किया है, बीजों का संरक्षण भी कर रहे हैं। और उन खेतों में जो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां आज की तारीख में स्थिति ये है कि जो सीड मार्केट में आ रहा है वो सीड के समय से ही खेत में उनके पर्टिकुलर दवाइयाँ गाइडेंस हैं कि ये दवाइयाँ लगानी है। अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी का बीज आया, आपने दूसरी कंपनी की दवाई लगा दी, वो भी काम नहीं करेगी। बीज बनने से लेके ही शुरुआत हो जाती है। तो ये मतलब ये उनका पूरा नेक्सस है, पूरा उनका एक नेटवर्क है कि अपना बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है। लेकिन उनको ना तो मिट्टी की पड़ी है, ना किसानों की पड़ी है, ना ही उपज की पड़ी है, ना ही हमारी हेल्थ की पड़ी है। उनको तो मुनाफा चाहिए। उनको मुनाफा चाहिए। जितने भी इनपुट खेती में लगते हैं, उन इनपुट्स को अपने फार्म पर ही तैयार कीजिए। वो कैसे तैयार होंगे कि गौ आधारित खेती करोगे आप। पुराने जमाने में कहाँ थी खाद और दवाई? ये सारे जो पशुपालन होता था उसी से होता था। हमने उसको परिवर्तन किया, अपने गाय पाली, गायों से लेकर हमने गौमूत्र और गोबर इनका इस्तेमाल किया, जीवामृत बनाया और विभिन्न तरह के इनपुट्स बनाए, उनको लगा रहे हैं। लेकिन जो अभी बीज की समस्या है, अब सेलेक्ट गन्ने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको सेलेक्ट करने में कई साल लग गए। अब कि कौन सी गन्ने की ऐसी वैरायटी है जो वैरायटी कम लागत में तैयार हो जाए, वही नेचुरल में हो सकती है। जो हाई यील्डिंग वैरायटियां हैं उनको लागत भी ज़्यादा चाहिए,
वो आगे बिल्कुल धड़ाम हो जाती हरेंद्र है। जी, आपके जो गन्ना है ये देसी बीज है? देसी? ये नहीं, ये तो अब शुगर केन के जो शोध संस्थान है गन्ने के, हाँ जी। वहाँ से ये वैरायटियाँ निकल कर आ रही हैं। पुरानी तो सब खत्म हो गई, ओके। लेकिन इनमें भी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कम लागत वाली हैं। अच्छा। जब उनको लागत चाहिए नहीं तो नेचुरल तरीके से आराम से हो जाती है। ओके। सो हरेंद्र जी, ये जो आप जो भी नए किसान हैं, जो युवा किसान हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे जो एकदम से अभी केमिकल खेती कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हटें उससे? क्योंकि एक तरह ये प्रॉफिट भी चाहिए होता है ना, अपना ब्रेड बटर भी चलाना है, अपने घर की रोजी रोटी भी चलानी होती है, और उनको समझ में आ रहा है कि कोई उनको साथ देने नहीं वाला। उन लोग जो हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एकदम बड़ी बड़ी सब्जियां और अच्छी सी दिखने वाली, चमकने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। उनको सहज खेती से हुई हुई चीज़ें का पहचान भी नहीं है। तो एक नया किसान, एक युवा किसान, या एक जो आज का किसान है जो अभी कश्मकश में है, थोड़ा सा डाउट में है कि मुझे करना है लेकिन कैसे करना है, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? एकदम स्क्रैच से आप अपनी प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देंगे? चाहे किसान छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आपको जो प्रैक्टिस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज की तारीख में पारंगत हो चुके हैं किसान केमिकल फार्मिंग से, उससे हटना है। और अपने आप को, जो आज एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि लोग ढूंढ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग करने वाले, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की, तो सबसे पहले उन्हें जो शुरुआत करनी है वो ये करनी है कि अपने परिवार के लिए आधा एकड़ ज़मीन छोड़ें। केमिकल की तो प्रैक्टिस है, नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस नहीं है उनको। तो नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किस तरीके से हम बीजों को बोएंगे, किस तरीके से ज़मीनों को तैयार करेंगे, किस तरीके से वैरायटियों को लेकर आएंगे, दलहन हो, तिलहन हो, या गन्ना हो, या मिलेट्स हो, या सब्जियां हों, थोड़े थोड़े पैच में लगाएं, छोटे छोटे पैच में, अपने परिवार के लिए। जब एक आध साल, एक या दो सीजन वो उन पर काम करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये नेचुरल फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एरिया बढ़ाएं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने 80-20 का रेशो बना के निकाला चलना है। है। उस रेशो के ऊपर हमने काम करना शुरू किया था। जितनी टोटल लैंड थी हमारी, उसमें हमने 20% के ऊपर ये नवाचार किया। अच्छा। फिर उस नवाचार से, अब चूंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, मुख्य फसल यहाँ की गन्ना है। गन्ना बिना बोए काम चलना नहीं है किसानों का, चाहे मिल का पेमेंट 1 साल में मिले, 6 महीने में मिले, या 2 साल में मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकल जब फसल होती है तो उस फसल को उगाने के, एक तो उगाने में जो लोकल लेबर की आवश्यकता पड़ती है तो उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। फिर उसका जो प्रोडक्शन आता है, एक सीजन में जब शुगर मिल चलती है तो वहाँ चला जाता है, गुड़ बन जाता है कोलुओं पर, पेमेंट मिल ही जाता है जैसे भी मिलता है। तो अब यहाँ हमें गन्ने के ऊपर काम करना था। हमने नेचुरल तरीके से गन्ने को बोया। गन्ने को बोने के बाद में अब उस गन्ने को हमने शुगर मिल पर नहीं डाला क्योंकि पैदावार कम थी, तो हम उसको प्रोसेसिंग में ले गए। तो आई थिंक ये उत्तर है, हाँ, है ना, ताकि आप जब कर रहे हैं, बेशक थोड़ा प्रोडक्शन है, लेकिन उसका जब प्रोसेसिंग करते हैं तो आप फिर खुद के उसके रेट भी तय कर पाते हैं। हाँ, यहाँ मकसद गन्ने से नहीं है, कोई भी फसल गेहूं है, गेहूं का एरिया है कोई, आप सरकारी रेट पर 25 रुपए किलो उसको बेच देते हैं। फिर बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जो गेहूं तो बेच दिए एक साथ, उसके बाद फिर पैकेट वाला आटा लेकर आते हैं 40 रुपए किलो। तो उसी चीज़ को हमने पकड़ा कि अपना प्रोसेसिंग करेंगे और उसको पैकेजिंग करके स्वयं ही बेचेंगे। तो वो मॉडल कहलाता है 3PM मॉडल। 3PM मॉडल। पहली पी से प्रोडक्शन, दूसरी से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। तो छोटे स्तर से आप शुरुआत करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हमने गन्ने की से प्रोसेसिंग करके गुड़ बनाना शुरू किया, तो वो गुड़ हम 10 किलो पर डे बनाते थे। मार्केट नहीं थी, जब मार्केट बन गई आज प्रोडक्शन बढ़ा दिया। आपने देखा, अभी दिखाया था मैंने आपको। हाँ जी। तो इसी चीज़ को करके मार्केट ढूंढने के लिए सब एक
कोई भी नया काम करने की सोचता है, प्लानिंग करता है एग्रीकल्चर में, तो सबसे पहले तो वो ये कोशिश करता है कि मैं मार्केट दिल्ली देखूं, नोएडा देखूं, बड़े बड़े शहरों में देखूं, कॉस्मोपॉलिटन जगहों में हाँ, देखते हैं। तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ जाएंगे आप, प्रोडक्शन थोड़ा सा होगा, फेल हो जाएंगे। वहाँ भी ऐसे बिचौलिए बैठे हैं कि उनके बिना आपका काम संभव है नहीं। तो अपने आसपास छोटा इस तरह से काम शुरू करें, अपने आसपास लोगों से मिलिए और मार्केट को आप अपने आप तैयार कीजिए। ये जो हमारे जितने भी शुरुआत में लोग जुड़ते हैं, ये हमारे सबसे बढ़िया प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। ये जो इनकी माउथ पब्लिसिटी होती है, मुँह से एक दूसरे को कहने की, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज और है थोड़ी, कि जो व्यक्ति जिस तरह के लाइफ स्टाइल में रहता है उस तरह की वो प्रशंसा लगातार करता है। कोई कंपनी उसको वो नहीं देती। जो ग्राहक हमारे जाएंगे, जिनके पास हम पहुंचेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, वो हमारी पब्लिसिटी करेंगे, वो हमारी आवाज होगी। तो आपने पहले फ्री सैंपल दिए थे लोगों को, या आपने कैसे, मतलब अपना मार्केट कैसे ढूंढा? ये भी एक अलग कहानी है, इसकी कहानी सुनाई, बताइए क्या है। ये तरीका अलग था जब हमने सब्जियां लगानी शुरू की। अच्छा, तो 2016 में आपने पहले सब्जियां लगानी शुरू की थी। 2016 में तो आपने पहले सब्जियां घर के लिए लगाई, वो जो आप बता रहे थे कि शुरुआत में ना 2016 में जब हमने सब्जी लगाई, तो हमने वही चीज दिमाग में कि केमिकल फ्री पैदा करेंगे, और जब ज्यादा होगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, महंगा बिकेगा। कुछ लोग उस समय जो मिले थे, उन्होंने जो सपने दिखाए उसी के अनुसार हमने काम कर दिया। तो आपको 4 एकड़ में टमाटर लगा दिए। अच्छा, टमाटर पैदा हो गए, मार्केट था नहीं, मार्केट नहीं मिला, मंडी में उसी भाव बिके जिसमें केमिकल बिक रहा है। अच्छा, 2 साल तक लगातार तो काफी दुख हुआ होगा फिर उस टाइम पे। बड़ा नुकसान हुआ। 2 साल जब हो गए, फिर उसके बाद में घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान, बताने वाले गायब हो गए। ऐसा अक्सर होता है कि कहीं सही गाइडेंस नहीं मिलती है। हाँ। तो मतलब जो वैसे मतलब मजाक उड़ाने वाले तो बैठे ही रहते हैं, वैसे ही अपना देख सुन के भाग जाते हैं। फिर मधुमक्खी पालन का भी काम था हमारा, उसमें भी हम लगे हुए थे। फिर हम यहाँ खेती के सिस्टम को घर वालों के ऊपर छोड़ के मधुमक्खी पालन में अपने उस पर वो काम लगातार चल रहा। 2020 में जब कोरोना आया, उस समय जो शहद हमारे पास स्टोर हो गया, 50 रुपए में खरीदने वाला कोई भी कंपनी का आदमी नहीं था। किसान तो खेतों में था, लेकिन मार्केट सब बंद था, कोई आवाजाही नहीं, कोई कुछ नहीं। तो दिवाली जब पास में आई, उस समय एक बहुत इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक बहुत तगड़ा शो कर रहा था कि ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो हमने दिवाली से पहले दिल्ली गए, आवाजाही शुरू हो गई थी, कुछ कंपनी में लोगों से मिले, हनी के साथ ड्राई फ्रूट डाले, उनकी वैल्यू एडिशन की, और उन लोगों को सैंपल दिखाए, उनसे ऑर्डर लिए, उनको अलग अलग तरह के 800 रुपये किलो से लेकर 1500 रुपये किलो तक वो हमने शायद वो वाला शहद बेचा, वैल्यू एडिशन करके, जिसको 50 रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं था। ओके। उसी दिन से समझ आ गया कि पैसा कहाँ है। प्रोसेसिंग किसान के पास नहीं है पैसा। जब तक वो व्यापारी नहीं बनेगा, उद्यमी नहीं बनेगा, तब तक पैसा नहीं आएगा उसका। ये बहुत अच्छी, आई थिंक ये बहुत अच्छी टिप है, या बहुत अच्छी आप कह रहे हैं कि आपने एक एडवाइस की है यंग उनको कि आप फार्मिंग तो करिए, साथ साथ में प्रोसेसिंग कीजिए, ताकि जो मेन कस्टमर्स हैं उनको आप वैल्यू एडिशन करके चीजें दे सकें और फिर प्रॉफिट में रहेंगे। फिर उसके बाद हमने ये गन्ने का सिस्टम चालू किया, सब्जियां लगाई। सब्जियों के लिए जब पीछे से हम बड़े एरिया को लेकर चले, 4 एकड़ को, तो समझ आ गया उस समय कि भाई हम ग्राहक उतना पैदा करें जितना हम ग्राहकों को दे सकें। हमने छोटे छोटे पैच में, यही वाला एरिया था वहाँ तक, इसी पैच में हमने सब्जियां उगानी शुरू की। सब्जियों को सबसे पहले पालक 60-70 दिन में आ जाता है, और भी लगी हुई थी। सबसे पहले हमने पालक मिलने जुलने वाले 50 फैमिली के साथ में शेयर करना शुरू किया। तो वो हंसते भी थे सब लोग। हमने कोई बात नहीं, खाओ, हमने लगाया, आप लोग खाओ। जब पालक खत्म हो गया, पहला लान इसकी वो करते हैं, लगातार लान करते हैं, तो पहला लान करने के बाद में जब खत्म हुआ, दूसरी सब्जियां आने लगी। हमने 15-20 दिन का गैप दे दिया बीच में। अब पालक के लिए बोले, बाजार से लेकर आए, हमारा पालक खाने के बाद बाजार से लिए तो उनको पसंद नहीं आया। तो बोले भाई पालक भी है और सब्जियां भी है,
हमने वहाँ भी उस रेट में उनको सब्जियाँ उपलब्ध कराई, फ्री होम डिलीवरी, जिस रेट में वो बाजार लगती है, मंडी की दुकानें होती हैं, आदमी जाता है लेकर आता है, जिस रेट में वहाँ से मिल रही थी, अच्छा। उस रेट में बेची उनको, और मुनाफा भी उसका रेट भी हमको 3 से 4 गुना मिला। पर ये होम डिलीवरी वगैरह आप करते थे तो ये आपको लेबर वगैरह कहाँ से, खुद ही करते थे? लोकल लेबर अपने जो फार्म पे काम करती अच्छा। है उसको साथ लगा के सारा काम किया। अच्छा डिलीवरी देने के लिए स्वयं जाते थे या परिवार का कोई लोग बच्चा बेटा जाता था। अच्छा। और जब हम वहाँ पहुँचे उन लोगों के पास, जैसे मंडी में अगर उसी पालक को हम बेचते तो वो 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए बिकती। सब्जी मंडी में जहाँ से छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो लोग उसी पालक को 40 रुपए किलो बेच रहे थे। तो 40 रुपए किलो में हमने उनको केमिकल फ्री पालक उनके घर पहुंचा दिया। बहुत से ग्राहक ऐसे थे जो ये कहते थे भाई हमें तो 250 ग्राम ही मंगानी है, 10 रुपए की हुई आपकी, इतना आने जाने में लग जाए, बल्कि वो हमारी जिम्मेदारी है। आपके अंदर परिवर्तन कराना है तो अगर 10 लोगों का सामान लेके आ रहे हैं 11 में आपसे ही 10 रुपए में दे देंगे। तो वहाँ से ही जर्नी शुरू हुई। अच्छा। तो उस जर्नी के बाद में जब यहाँ काम फैलना शुरू हुआ तो ये इसके पीछे 2016 में जब हमने शुरू किया था, एक यहाँ कृषि विभाग में मोहित जी हैं, वो एडीओ एग्रीकल्चर हैं आज। अच्छा। और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। अच्छा। जब ये सिस्टम चालू हो गया, इसके बाद में मुरादाबाद में भी अपने उच्च अधिकारियों के पास मिलाने लगे। अच्छा। उस समय क्योंकि कृषि विभाग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, बहुत से लोग हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं। तो कई हैं जो बहुत पैशन से, दिल से काम कर रहे हैं, तो वो ढूंढते हैं कि जो कौन इंटरेस्टेड है। ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, अच्छा, मिस्टर जेपी चौधरी जी यहाँ पर मुरादाबाद में, उनसे मिलाया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रितुषा तिवारी जी थी, उनसे मुलाकात कराई, उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। फिर जैसे जैसे अब टच में रहे, फिर लोकल मेलों में जाना शुरू हो गया, इधर उधर इवेंट में जाना शुरू हो गया। लगातार इसी तरह से कहानी बढ़ती चली गई। और आज आप देखोगे तो सब्जियां छूट गई पीछे, कारण उसका था बंदर उन्होंने तहस नहस कर दिया बहुत। अच्छा। लेकिन फिर शुगर केन के साथ में हमने मिलेट्स को लेकर आए। 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स के प्रति काफी जागरूक किया लोगों को। 2023 मिलेट ईयर के नाम से घोषित हुआ था। फिर हमने उसको सहफसली के रूप में यहाँ उगाया। तो आप गन्ने के साथ उगाते हैं? हाँ, उसके पीछे भी कारण है, गन्ना छोड़ेगा नहीं किसान, मिलेट के लिए एरिया नहीं है यहाँ। तो ये स्थिति है, गेहूं और धान भी और कोई दाल अपने खाने के लिए ही लगाई जाती है, बाकी तो कॉमर्शियल क्रॉप जो है गन्ना है। तो उसके गन्ने के साथ में दूरी से करते हैं गन्ना। अच्छा। तो बीच में जो जगह खाली रहती है उसमें हमने रागी का। ओके। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं? हाँ, क्योंकि कहते हैं ना दूसरी जो दूसरी फसल है उसका खुराक खा जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों इसमें ये जितने भी मिलेट्स हैं इनको तो लागत चाहिए ही नहीं, इनको लागत नहीं चाहिए। और गन्ना जब हम दूरी विधि जब बोते हैं 7-8 फीट के बाद में, तो बीच में आराम से रागी हो जाती है। और जब जायद में जो हमने किया, जायद में करने का कारण यही था कि उसी समय गन्ना बोया, उसी समय रागी लगा दी एक साथ। गन्ना जब इतना इतना आया, 2-2-2.5 फीट का पौधा हुआ, उस दौरान लगभग 3 महीने में रागी कट गई। 90 से 110 दिन की फसल होती है रागी की। अच्छा। और तो फिर मैच कर गई उसके साथ। और फिर जब वो निकल जाती है तो फिर उसके बाद में गन्ने के साथ में वैल्यू एडिशन कर दिया। रागी के लड्डू और बिस्किट जो बनाए हमने, अच्छा। उसमें मिठास देने का काम हमने गन्ने के रस से किया। अच्छा। गन्ने के रस के ऊपर भी हमने बहुत वैल्यू एडिशन की, मिलेट्स के ऊपर भी वैल्यू एडिशन की। गर्मियों में आइसक्रीम बनाते हैं हम गन्ने के रस की, जो हमारे घर में पैदा होता है गन्ना। अरे वाह। हमारी गाय का दूध और गन्ने का रस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे खेत में पैदा हुआ मिलेट्स, रागी, इन तीनों की भी बना देते हैं आइसक्रीम, और अलग अलग सेपरेट भी बन जाती है। नहीं, प्रोडक्ट्स तो आपने बहुत अच्छे बना दिए। अब मार्केट आपकी मुरादाबाद में ही है या? अब तो इस समय तो पैन इंडिया में है, चाहे छोटी है। अच्छा, तो ऑनलाइन है, आपने लगा रखा है? ऑनलाइन क्या, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा। जैसे दिल्ली में जो भी कई एक्सपो वगैरह में गए, मौका मिला है हमें, तो उनमें हम जब मिलते हैं लोगों से, लोग हमारे प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, फिर हमको ऑर्डर दे देते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, हम कुरियर से भेज देते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत ही प्यारा मॉडल है। मुझे एक चीज और लगती है आरेंद्र जी की ना, जो लोग कर रहे हैं सहज खेती, मुझे लगता है उनको जुड़ना भी चाहिए आपस में, क्योंकि कहते हैं ना जुड़ने से शक्ति और बढ़ती है।
तो आपने अपने आसपास किसी और किसानों को भी अपने साथ जोड़ा है? एक्चुअल में हमारा एफपीओ है एक। लगभग 600 प्लस फार्मर्स हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा। फैमिली फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। अच्छा। और उसके अंदर जब हमने परिवर्तन करने की बातें की तो हमने झेला है ना इस चीज़ को कि परिवर्तन करना कितना मुश्किल होता है। तो किसी भी किसान के परिवार के मेंबर एकदम से तैयार नहीं होते हैं। तो हमने उसके लिए ये मॉडल बनाकर यहाँ उनको मॉडल दिखाकर कि इस मॉडल से कमाई हो सकती है, उसके लिए एक तैयारी शुरू की और आज इस लेवल पे पहुँच गए, लोग करने लगे हैं। मेरे पास तो 50 बीघे गन्ना है, लगभग 9 एकड़ के आसपास गन्ना है, लेकिन इसके अलावा 20 एकड़ के आसपास गन्ना उन किसानों के पास है जो मुझसे जुड़ चुके हैं। अच्छा। उनके जो सरकारी रेट है गन्ने का 400 रुपये का इस समय, वो मिल पे ना डालें, हमारे तरीके से पैदा करें। यहाँ एक चीज समझने वाली कंडीशन एक है कि वो सहज खेती के हिसाब से, मतलब आपके तरीके से। और समझने वाली है, हम सरकार के मिलके विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं, विकसित भारत की बात हो रही है @2047 की, 2047 की। तो जब तक किसान विकसित नहीं होगा तब तक किसी भी चीज की परिकल्पना करना बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। किसान विकसित होगा, सशक्त होगा तो सब कुछ हो जाएगा 2047 तक। तो हमने ये 80-20 का जो फार्मूला दिया है कि 20%, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, सबका पेट भरना है। तो जब 20% से हम मॉडल लेकर चलेंगे, 20% वाले अगर 10, 20, 50, 100 किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ही बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे एफपी मैं हूँ, हमारा एफपीओ है, इसी तरह से हमारे जनपद में 32 एफपीओ हैं। अच्छा। तो हम उन एफपीओ के संपर्क में अपने साथ लेकर आए उनको। हमने हमारे सीडीओ मैडम से हमने कहा कि भाई हमको जो उत्पाद हम बना रहे हैं बेचने के लिए जगह चाहिए। उन्होंने हमें 25 तारीख में जगह फाइनल करके दे दी। हमने कहा था रविवार को हमें सुबह 10 से 4 के लिए जगह की आवश्यकता है, जो हम अपने प्रोडक्ट जो है पब्लिक के सामने रख सकें। अच्छा। तो उन्होंने हमसे पूछा कहाँ लगाना, हमने बता दिया यहाँ लगाना। अच्छा। उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी। पैसे 2 रविवार बीत चुके हैं। अच्छा। तीसरे रविवार को फिर लगेंगे हम। लगातार वो जगह। तो मतलब आपको एक शॉप जैसा है या मतलब उस टाइप का कि जहाँ पे आप अपने डिस्प्ले कर सकें? एक पीली कोठी है, वहाँ पे एक मार्केट है, वीआईपी मार्केट है वो। बड़े पैसे जो हमारे ग्राहक है वैसे लोग वहाँ आते हैं। ओके। उनके सामने एक हम टेंट लगा के जगह बनी हुई है, स्टॉल लगा देते हैं। तो वहाँ लोगों के संपर्क में एक और जरिया बन गया। अब अगर अधिकारी आपके सपोर्ट में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है। आई थिंक वेरी नाइस। सो अरिंदर जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी इंस्पिरेशन दी उन्होंने और काफ़ी होप जगाई कि छोटे किसानों को किस तरह से अपने आसपास के किसानों को भी मिलके और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलके इस तरह का काम करना चाहिए। और 20% लैंड पे तो शुरू कर ही देना चाहिए ताकि धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकें और इस मॉडल को आगे लेके जा सकें। आइए भी आपको इनका जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये है अरिंदर जी का छोटा सा मॉडल। गन्ने का सिरका तैयार करते हैं। ये छोटा सा तालाब है जो आई थिंक शेल फार्मिंग या सीप। ये है इनके गन्ने के खेत, बहुत ही अच्छी फसल लग रही है। कौन कहता है कि जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग है उसमें अच्छी फसल नहीं मिलती। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत फसल है। तो कितने एकड़ पे लगाया आपने? लगभग 9 एकड़ में है। 9 एकड़ पे गन्ना किया है। जाएंगे समय पर की जमीन बदलनी पड़ती है। और ये जो गैप है आप इसी तरह से सारे उसमें रखा हुआ है आपने? क्योंकि आपका आई थिंक ये थोड़ा गैप के बारे में बताइए। ये जो गैप है इस गैप में रागी थी। अच्छा, तो यहाँ है गन्ना, यहाँ गन्ना है और बीच में रागी थी। ओके। जब तक गन्ना इतना आ पाया था तब तक रागी अपना कट के मतलब कट भी गई चली गई। ओके। अब कोई जरूरत जब कटेगा ये तब उसके बाद रागी लग जाएगी इसमें।
सब फसली लोग सो नॉर्मली भी अरिंदर जी गन्ने का ऐसे ही गैप होता है? हाँ, जो नॉर्मल लगाते हैं ट्रेंच मेथड से लोग बोते हैं हम्म। तो ट्रेंच में 4 फुट 5 फुट का गैप देना पड़ता रखते ही हैं, पर नॉर्मली लगाते नहीं है, लेकिन आपने ये लगा के थोड़ा सा उसका। ज्यादातर लोग काफी किसान कर रहे हैं ट्रेंच मेथड से। हम्म। पहले तो नजदीक नजदीक लगाते थे, लेकिन अब ट्रेंच मेथड ज्यादा सक्सेस हो रहा है और अच्छी पैदावार मिलती है और गन्ने की भी अच्छी पैदावार होती है लेबर कॉस्ट भी कम कम आती है उसमें, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर से जुताई हो जाती है या पावर वीडर से जुताई हो जाती है। ओके। हमारे यहाँ आपको घास वगैरह जो ज्यादा दिखाई दे रही है उसका कारण ये है कि हम जब इसमें जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए तमाम एक्टिविटी करते हैं। अगर जमीन नंगी होगी, सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो जीवाणु मर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने देखा मल्चिंग की हुई है ना, सारे अपने जो भी पैदा बड़ी होती है उसको वहीं डाल देते। यही अच्छा तरीका होता है एक्चुअली। इवन सिंगापुर वगैरह में मैंने देखा है, वहाँ मल्चिंग, हर चीज मल्चिंग, मतलब मिट्टी को ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता। हाँ जी। सो आइए मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ इस बहुत ही प्यारे से मॉडल देसी वैरायटी है। पुराने बीजों का संरक्षण जो लोग करते हैं, हमारे मित्र हैं। ये अरिंदर जी की जूस निकालने वाले हैं, जो आपका जो आप लोग ये इनका पुराना मॉडल था जिससे जूस निकालते थे। और पहले अरिंदर जी इसी से अपना 10 किलो गुड़ बनाने से शुरुआत हुई थी। 10 किलो के। तो अभी ये रेस्ट पे है और ये भी यहाँ से गन्ना जो है वो फिल्टर होके यहाँ आता है, यहाँ से पकता है और पकने के बाद ये इस पेटी में आ जाता है। और ये पेटी भी जो है किस लकड़ी की है? चाक बोलते हैं इसको, उसकी शीशम और चीड़ की जो है पेटी बना रखी है। चाक गुड़ तैयार है। तो ये तो इसको ऐसे तोड़ते हैं। बहुत ही सॉफ्टली अच्छा है। कहना चाहिए
इसका एडिक्शन होना चाहिए बच्चों को। और जो बच्चे आजकल चॉकलेट कैंडीज और ये सब प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, तो बच्चों को ये खाना चाहिए। इसमें उनको आयरन भी मिलता ये है। हो गया चॉकलेट, बिल्कुल ऐसा चॉकलेट, किसी- देसी चॉकलेट, और इसमें तिल भी है जिसमें ओमेगास से भरपूर है, गुड़ है जिसमें मिठास तो है बट आयरन भी है, कैल्शियम, कैल्शियम, सब कुछ है। सब कुछ है। तो ये है देसी गुड़, जो कि देसी चॉकलेट, जो कि लोगों को, बच्चों को हमारे आप बना के खिला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे। आप सिंगापुर से यहाँ आ गई। और ये है फाइनल प्रोडक्ट, गुड़ प्रॉपर पैक्ड। सो अपने 3PM मॉडल यानी कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, सो इस तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन की है। सादे गुड़ की जगह इलायची गुड़, तेल का गुड़ और भी बहुत तरह की वैरायटी के गुड़, बहुत सारे पिकल्स, रागी के लड्डू, अचार, इस तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने बना के रखे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा और आप भी कोशिश करेंगे इस तरह के किसानों को आगे बढ़ के मदद करने के लिए। इफ़ यू आर समबडी न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इंस्पायर होके ऐसे किसानों के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ।